एक कॉमन सवाल मेरे पास हर बच्चे का आ रहा है कि सर मैं अपने मेंस के एग्जाम में जाने से पहले क्या मैं मेंस में क्वालिफाई हो पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं एडवांस का पेपर दे पाऊंगा कि नहीं। इस टेबल में मैंने पिछले सालों की डिटेल्ड कट ऑफ्स को मेंशन किया है और आप ध्यान से देख पाओगे तो 2020 में लगभग 10.5 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था। कोशिश मैंने यही की कि जो मैं सेफ स्कोर अभी आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा हायर साइड पर हो, ताकि आपके दिमाग में ऐसा ना आए, आपको ये लगना चाहिए कि मुझे और मेहनत करने की जरूरत है कि सर जब भी मैं उस सवाल को अपने फाइनल पेपर में देने जाता हूं तो मुझसे वहां पर तो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो मैं हमेशा बच्चे को एक ही बात बोलता हूं, बेटा 19 से लेकर 24 तक के पीवाईक्यू का बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जेईई 2025 की प्रिपरेशन में आप जी जान से जुटे हुए होंगे। एक कॉमन सवाल मेरे पास हर बच्चे का आ रहा है, खास तौर पर जेईई 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि जनवरी बहुत करीब आ चुका है। सभी के दिमाग में एक कॉमन डाउट इस समय पर उभर रहा है, वो ये है कि सर मैं अपने मेंस के एग्जाम में जाने से पहले वो सेफ स्कोर अपने दिमाग में क्या रख के जाऊं, क्या टारगेट करूं, जिससे कि मुझे सोचना ना पड़े कि क्या मैं मेंस में क्वालिफाई हो पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं एडवांस का पेपर दे पाऊंगा कि नहीं। तो आज के इस पूरे सेशन में मैं आप तक वो एक्सपेक्टेड स्कोर या वो सेफ स्कोर पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिसको आप अपने दिमाग में रखकर इस समय पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप में से मेजॉरिटी बच्चे वो होंगे जिनका सिलेबस या तो कंप्लीट हो चुका होगा या उनका सिलेबस अभी मिडवे में होगा और वो मॉक टेस्ट भी साथ साथ दे रहे होंगे। तो अगर ये सेफ स्कोर आप अपने मॉक टेस्ट में भी ला पाएंगे तो ये सेम चीज आपको रेप्लिकेट करनी है बेटा जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर। और ऑब्वियस ही बात है, एक्सपेक्टेड स्कोर या वो सेफ स्कोर बताने के लिए हमें पिछले सालों का ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा, पिछले सालों की कट ऑफ्स को डिकोड करना पड़ेगा, पिछले साल के पैटर्न को डिकोड करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर ही मैं एक्सपेक्टेड स्कोर आपके सामने रख पाऊंगा। तो आज का एजेंडा अपना क्या रहने वाला है बेटा? आज हम लोग बेटा 3 चीजों के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पिछले साल की कट ऑफ्स को डिकोड करके कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और ये इंफॉर्मेशन टोटली मेरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, हो सकता है इनमें से कुछ वेरिएशन आपको दिखाई दे जाए क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स है। इसके बाद हम लोग उस सेफ स्कोर की बात करेंगे जिसको आपको टारगेट करके जाना पड़ेगा अपने जनवरी अटेम्प्ट के अंदर और अपने अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर। और लास्ट में मैं बात करूंगा उस सेफ स्कोर को अचीव करने के लिए अभी भी आप क्या एफर्ट और दे सकते हैं ताकि उस सेफ स्कोर तक, उस जादुई आंकड़े तक आप पहुंच पाएं। तो मेक श्योर आप इस सेशन के साथ एंड तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर द क्वालिटी कंटेंट फॉर अ जेईई एंड नीट प्रिपरेशन। तो आइए एक एक करके सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा। इस टेबल में मैंने पिछले सालों की डिटेल्ड कट ऑफ्स को मेंशन किया है और ईयर जो मैंने यहां पर लेकर चल रहा हूं बेटा वो 2020 से लेकर 2024 तक का है, क्योंकि जब तक आप पिछले सालों के पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आगे आने वाला जो एग्जाम होगा जेईई 2025 उसके सेफ स्कोर को आप डिकोड नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसके अंदर मैंने 2 चीजों के बारे में मेंशन किया है। सबसे पहले कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको नजर आएगी और ये सब ऑफिशियल डेटा है, अवेलेबल है वेबसाइट्स के ऊपर। और इसके अलावा मैंने टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है उसका डेटा भी यहां पर मेंशन किया हुआ है। अगर आप क्लियरली देखेंगे 2020 में अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं तो परसेंटाइल ये जो कट ऑफ थी फॉर एडवांस अपीयर करने के लिए वो थी बेटा 90.4 परसेंटाइल। इसके बाद 2021 में वो स्लाइटली डिप हो गया क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, तो वही जो आपकी परसेंटाइल है वो हो गई 87.9। इसके बाद फिर से थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला, 2022 में वो हो गई 88.4। उसके बाद तो लगातार कट ऑफ्स का राइज होना शुरू हो चुका है, यानी 22 के बाद 23 आए तो 90.7 हो गई और 2024 आते आते तो हद ही हो गई थी, 93.2 परसेंटाइल कट ऑफ गई थी अगर आप एडवांस के पेपर में अपीयर करना चाहते हैं। आप उस बच्चे का माइंडसेट सोच सकते हैं जिसके पास 93 परसेंटाइल होते हुए भी वो फिर भी जेईई 2024 का जो एडवांस का पेपर था उसमें बैठ ही नहीं पाया। यानी इससे अपने को घबराने की आवश्यकता नहीं है, इससे हमको कुछ चीजें डिकोड करनी पड़ेगी जिसके बेसिस पर आप वो सेफ स्कोर, वो जादुई आंकड़ा लेकर चलोगे ताकि आप इजीली अपने एडवांस के पेपर में अपीयर हो पाए और इजीली हम लोग अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाए। तो यहां पर अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो 23 से 24 में एक तरह का शार्प इंक्रीज क्यों देखने को मिला है, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो थे, जितने बच्चों ने साल अपीयर किया था वो फिगर बढ़ गया था। और आप ध्यान से देख पाओगे तो 2020 में लगभग 10.5 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था। इसके बाद जो स्लाइट डिप आया 9 लाख बच्चे ही रह गए।
9,40,000 मान सकते हैं इसको लगभग। इसके बाद लगभग 9,05,000 बच्चों ने पेपर दिया और पिछले 2 सालों में ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 9 लाख से सीधा 11 लाख हुआ और 2024 में सबसे बड़ा फैक्टर कट ऑफ बढ़ने का था। कितने ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था? वो थे बेटा लगभग 14 लाख बच्चों ने जेईई 2024 का एग्जाम दिया था। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं जेईई 2025 के एग्जाम की बात करता हूं तो ये जो फिगर होगा, जितने बच्चे साल अपीयर करेंगे, वो लगभग इसी के आसपास रहेगा। अगर पॉजिटिव नोट पर भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपके सेफ स्कोर को अफेक्ट करेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, मैं आपके सामने एक और टेबल लेकर आया हूं जिसमें स्पेसिफिकली मैंने जेईई 2024 का जो अप्रैल अटेम्प्ट हुआ था उसमें शिफ्ट बाय शिफ्ट कितने मार्क्स पर कितने परसेंटाइल आई थी, इस बेसिस पर भी हमको एक आइडिया मिल पाएगा कि वो सेफ स्कोर जेईई 2025 के लिए क्या हो सकता है। सर जनवरी अटेम्प्ट भी था, अप्रैल भी था, आपने अप्रैल वाला क्यों लिया, जनवरी वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो जनवरी अटेम्प्ट होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली तौर पर डिफिकल्टी लेवल उसका कम होता है और जैसे जैसे अप्रैल अटेम्प्ट पास आने लगता है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम लोग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेकर चल रहे हैं। कोशिश मैं करूंगा कि अप्रैल वाले डेटा को देखकर ही मैं आपको डिकोड कर पाऊं कि वो एक्सपेक्टेड स्कोर, वो सेफ स्कोर इस साल आपका क्या रहेगा। अगर आप एक इंटरेस्टिंग बात नोट करेंगे तो यहां पर 93 परसेंटाइल पर हर शिफ्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए थे वो सब डेटा यहां पर मेंशन है। अगर मैं बात करता हूं बेटा 4 अप्रैल के शिफ्ट 1 की तो वो स्कोर था बेटा 125 नंबर। इसके बाद 4 अप्रैल का ही था बट वो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, वो स्कोर हो गया था बेटा 128। क्योंकि आपको पता है वैसे तो मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन होता है बट कोई शिफ्ट नॉर्मली सिंपल आ जाती है, कोई शिफ्ट कंपेरेटिव तौर पर थोड़ा सा टफ भी आता है। यानी अगर मैं 5th वाले अप्रैल के शिफ्ट 2 की बात करता हूं तो वो स्कोर बेटा 144 मार्क्स पर था और 6th अप्रैल का जो शिफ्ट 1 का पेपर था उसमें वो स्कोर आपका 148 था। ये तो 93 परसेंटाइल की बात हो रही है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं तो बेटा कट ऑफ 93.2 थी, यानी 93 परसेंटाइल आ रही है 144 और 148 मार्क्स पर अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम है तो। यानी अगर मैं यहां पर सेफ स्कोर की बात करने जाता हूं तो आप क्लियरली यहां पर एक बात नोट कर पाएंगे कि 93 से 94 परसेंटाइल के बीच में 144 से 150 जाते हैं तो वो सेफ स्कोर क्या होना चाहिए जो कि बिल्कुल शॉर्ट ये सेलेक्ट करवा दे कि मैं एडवांस का पेपर इस साल लिखने जा रहा हूं। अगर मैं उस सेफ स्कोर की बात करता हूं तो आप खुद ही इस डेटा को एनालाइज करके वो सेफ स्कोर निकाल पाएंगे। कोशिश मैंने यही की है कि जो मैं सेफ स्कोर अभी आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा हायर साइड पर हो ताकि आपके दिमाग में ऐसा ना आए, आपको यह लगना चाहिए कि मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। अगर मैं जानबूझकर उस सेफ स्कोर को नीचे कर दूंगा, नीचे मतलब बहुत नीचे कर दूंगा, तो प्रैक्टिकली आपके दिमाग में क्या होगा कि अभी तो मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, मुझे ज्यादा रिग्रेस प्रैक्टिस की अब आवश्यकता नहीं है। तो यह समय आपका खाली बैठकर टाइम पास करने का नहीं है, यह समय तो अपनी मेहनत को डेवलप करने का टाइम है और उस डेवलप करने के लिए आपको वो सेफ स्कोर जो मैं बताने जा रहा हूं वो होगा बेटा 165 प्लस मार्क्स। यानी अगर आप 165 से ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं तो यानी आप अपने आप को सेफ जोन की कैटेगरी में रख सकते हैं, चाहे पेपर का डिफिकल्टी लेवल कुछ भी आए, चाहे कितने भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इस बार अचीव करे। मैंने उन दोनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये स्कोर, ये सेफ स्कोर, ये मैजिक नंबर, ये जादुई आंकड़ा आपके सामने पेश किया है जो कि होगा बेटा 165 प्लस मार्क्स। इस सेफ स्कोर को देखते हुए सभी बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनको क्या लगता है कि जो सेफ स्कोर मैंने दिया है ये टोटली मेरी असम्पशंस के अकॉर्डिंग है। हो सकता है इनमें कुछ वेरिएशन आपको दिखाई दे जाए, 5 नंबर ऊपर चले जाए, 5 नंबर नीचे भी हो जाए, प्लस माइनस का लीस्ट काउंट लेकर चल रहे हैं, बट हो सकता है कि ये 165 से 170 की रेंज में आ जाए। यानी मैं आपसे बस इतना सा जानना चाहता हूं कि नीचे कमेंट सेक्शन में सभी को अपना ओपिनियन देना है कि उनको क्या लगता है कि इस साल जेईई 2025 में सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। चलो सर, आपने पिछले साल की कट ऑफ्स को डिकोड किया, उसके बेसिस पर आपने बताया कि मान लेते हैं सर अगर एस्पिरेंट बढ़ भी जाते हैं तो सेफ स्कोर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, ज्यादा एस्पिरेंट होंगे, सीटें तो बेटा उतनी ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर एनटीए को क्या करना पड़ेगा, एनटीए को कहीं ना कहीं वहां पर कट ऑफ्स को बढ़ाना पड़ेगा।
और जैसी इस साल एनटीए की स्थिति हो रही है तो ऐसा देखने में लगता है कि हो सकता है कि इस साल थोड़ा सा पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी वो अप कर दे, है ना। मान के चल रहे हैं, मतलब ये टोटली अजम्पशंस पर बात कर रहा हूं अभी मैं, इसको आप बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट लेकर मत चलिएगा कि हमेशा यही होगा। हम लोग तो एक एक्सपेक्टेशन डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले साल के डेटा के बेसिस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस साल वो सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। चलो सर, अब हो सकता है ये सेफ स्कोर ऑलरेडी आप में से कुछ बच्चे मॉक टेस्ट में ऑलरेडी अचीव कर रहे होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है सेफ स्कोर तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। तो जो बच्चा इस सेफ स्कोर को टच कर रहा है वो नीचे जरूर से अटेंडेंस मार्क करेगा कि हां सर इतना तो मैं मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहा हूं। अच्छा, जो बच्चे इस सेफ स्कोर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आएगा कि सर इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी प्रिपरेशन में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या डालने पड़ेंगे जिससे कि इस सेफ स्कोर तक मैं पहुंच पाऊं। तो एक एक करके सभी एफर्ट्स को डिस्कस करते हैं। आइए ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा। सबसे पहले बेटा मैंने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है जिसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। सबसे पहले इस सेफ स्कोर तक पहुंचने के लिए आपको हर चैप्टर के, हर टॉपिक के जितने भी हाईएस्ट वेटेज चैप्टर हैं और जितने भी इंडिपेंडेंट चैप्टर हैं उन पर सबसे पहले आपको टारगेट करना चाहिए। वैसे हम लोग ऑलरेडी एक रक्षक बैच प्लान कर रहे हैं जो कि 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। उस बैच में भी हमारी अप्रोच यही रहने वाली है कि हम लोग सबसे पहले हाईएस्ट वेटेज चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ताकि आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर पाएं। क्योंकि हो सकता है मैक्सिमम बच्चे आप में से ऐसे हो जिनका बैकलॉग हो गया हो सकता है हेल्थ इश्यूज की वजह से, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ भी कारण रहा हो, तो उनके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है उस सेफ स्कोर तक पहुंचने के लिए। आप रक्षक बैच में बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज जो इस समय पर आपको करनी पड़ेगी बेटा वो है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। अक्सर एक कॉमन डाउट सभी बच्चों का आता है कि सर जब भी मैं उस सवाल को अपने फाइनल पेपर में देने जाता हूं तो मुझसे वहां पर तो सॉल्व नहीं हो पाता है, बट जैसे ही उन सवालों को मैं घर पर आकर अटेम्प्ट करता हूं तो मुझसे 2 मिनट में हो जाता है। तो बेटा वहां पर जो चीज आप लैक करते हैं वो है एग्जाम का टेम्परामेंट, और एग्जाम के टेम्परामेंट को घर पर लाने के लिए आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप सवाल को टाइम लगाकर सॉल्व नहीं करोगे, टाइमर लगाकर सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ पाएगी। तो कोशिश करें आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, और पीवाईक्यू और डीपीपी और अगर मॉड्यूल के सवाल आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस की फॉर्म में अवेलेबल हो, यानी प्रैक्टिस मोड में अवेलेबल हो, तो और भी अच्छी बात है। उसके लिए आप हमारा मोशन लर्निंग ऐप देख सकते हैं जिस पर ऑलरेडी ये फीचर सब अवेलेबल है। इसके अलावा इस समय पर हो सकता है काफी बच्चे एक टेस्ट सीरीज की तलाश कर रहे होंगे क्योंकि टेस्ट देना इस समय पर बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, अगर आप रेगुलर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फाइनल एग्जाम में जाके आपको कैसे रियलिटी चेक मिल पाएगा कि अभी मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि मान लेते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच है, उनको खेलने के लिए बाहर जाना है तो कम से कम अगर 1 ओवर बाहर जाके खेलें तो 10 ओवर तो उनको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करने का मतलब बेटा रेलेवेंट टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एमटीए पर आप जा सकते हैं जो कि है मोशन टारगेटेड अभ्यास, जिसको आप बिल्कुल से इजीली देख सकते हैं। उसमें सब टॉपिक लेवल पर टेस्ट हैं, मेजर टेस्ट हैं, पार्ट टेस्ट हैं, फुल सिलेबस टेस्ट हैं, बिट सेट, एमएचटीसीटी, आईएटी सबके टेस्ट इसमें अवेलेबल हैं। आप बिल्कुल इसको जाकर देख सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे साथ आती है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका अभी मॉक टेस्ट में नंबर 150 से नीचे 100 से 150 की रेंज में लाई कर रहे हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं समस्या जो आ रही होगी वो डेली का ट्रैकर या मैप नहीं कर रहे होंगे अपने आप को। आप सुबह उठते ही अपना टारगेट सेट करो कि आज का मेरा टारगेट क्या क्या रहने वाला है। यहां पर टारगेट लिखो और यहां पर चेक बॉक्स बनाओ। अगर वो टारगेट अचीव हो गया तो बेटा चेक बॉक्स पर टिक कर, जिससे आपको खुद में मोटिवेशन मिलेगा कि आज का टारगेट मैंने कंप्लीट कर दिया है। जब तक आप अपनी प्रिपरेशन को डेली मैप, डेली ट्रैक नहीं करेंगे बेटा, आप इस सेफ स्कोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा शॉर्ट नोट्स और रिवीजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस समय पर। शॉर्ट नोट्स के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे ऑर्गेनिक में अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो सबसे बड़ी समस्या बच्चे को ऑर्गेनिक में क्या आती है कि सर मैं रिएक्शन, रिएजेंट सब कुछ भूल जाता हूं। तो उसके लिए मैंने सभी को क्लास में एक बात बताई थी कि आपको एक A4 शीट लेनी है, उस पर आपको 4 कॉलम बनाने हैं, हर एक कॉलम पर कुछ चीजें मेंशन करनी है। पहले कॉलम में लिखना है रिएक्टेंट क्या है, दूसरे कॉलम में लिखना है रिएजेंट क्या है, तीसरे कॉलम में लिखना है प्रोडक्ट क्या है, चौथे कॉलम में रिएक्शन का नाम और 5वें कॉलम में रिएक्शन की की फीचर, जो कि हम लोग क्लासेस में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस तरह का चार्ट बनाते हुए चलेंगे तो यही अपने आप में शॉर्ट नोट्स है, लास्ट में आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि लास्ट में जनवरी आते आते आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप उस पूरे ग्रंथ को पढ़ें उठाकर।
उस ग्रंथ का एक मिनिएचर वर्जन तैयार करना पड़ेगा आपको, जो कि लास्ट समय पर आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, यानी शॉर्ट नोट्स बनाने समय पर बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और रिवीजन के तो क्या ही कहने, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि रिवीजन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे वाले चैप्टर पढ़ते पढ़ते उस बात का ध्यान रखिएगा, पीछे वाले चैप्टर रिवाइज साथ साथ करते रहिए। अगर पीछे वाले चैप्टर का साथ साथ रिवीजन नहीं करेंगे तो बेटा कहने की दिक्कत आ सकती है। इसके बाद अब आप फाइनली जब आप जनवरी अटेम्प्ट देंगे या फिर अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट देंगे तो उस रियलिटी चेक को देखने के लिए एक तो काम आप टेस्ट दे ही रहे हैं, इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करेगा बेटा वो पीवाईक्यूज है। अब काफी बच्चों का डाउट ये भी आता है कि सर कितने साल की पीवाईक्यू मुझे करने चाहिए, तो मैं हमेशा बच्चे को एक ही बात बोलता हूं, बेटा 19 से लेकर 24 तक के पीवाईक्यू का बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है। उस क्वेश्चन बैंक को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो उससे ज्यादा करने की आपको ऐसा नीड नहीं होगी। मैं यहां पर बात कर रहा हूं अभी के लिए सिर्फ जेईई मेंस की। इसके अलावा टेस्ट एनालिसिस शीट आपको एक तैयार करनी है। जितने भी मॉक टेस्ट आप देंगे, जैसे मान लो आपने एमटीए दिया, एमटीए देने के बाद आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन के आगे मेंशन करना है कि ये क्वेश्चन अगर मेरा गलत है तो गलत क्यों है, उसका रीजन मेंशन करना है। अक्सर बच्चा क्या करता है, टेस्ट दे देता है, नंबर अच्छे आते हैं तो मोटिवेटेड रहता है, नंबर कम आता है तो डिमोटिवेट हो जाता है। बेटा मोटिवेटेड रहना या डिमोटिवेटेड रहना इस समय पर जरूरी नहीं है। इस समय पर अपनी गलतियों में इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। जब तक आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे नहीं तो इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे। तो पहचानने का तरीका है आप टेस्ट एनालिसिस शीट तैयार करेंगे। हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में मैंने गलती क्या की है। मान लो वो क्वेश्चन तेरा सही है तो बढ़िया है, गलत है तो क्यों गलत है, कैलकुलेशन एरर की वजह से, यूनिट कन्वर्जन की वजह से, फॉर्मूला गलत लगाने की वजह से, थ्योरी भूल जाने की वजह से, एग्जाम टेम्परामेंट की वजह से, क्या उसमें दिक्कत आई वो आपको मेंशन करना है। और हर एग्जाम में जाने से पहले पिछले टेस्ट का एनालिसिस आपको देखकर जाना है। देख बेटा, मैं तो हमेशा बच्चों क्लास में ये बोलता हूं कि इंसान गलती का पुतला होता है, वो गलतियां करता है, बट अगर आप सेम तरह की गलती हर टेस्ट में रिपीट करोगे तो बेटा वो नहीं चलेगा। हाँ, नई गलतियां पेपर में करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, पिछले टेस्ट में की गई गलती को अगले टेस्ट में दोहराना नहीं, अगले टेस्ट में रिपीट नहीं करना है। इसके अलावा इन सभी चीजों को अचीव करने के लिए आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। और माइंडसेट अच्छा होने के लिए बेटा स्लीप साइकिल एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर है। काफी बच्चे स्लीप साइकिल वाले फैक्टर को ही भूल जाते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि सर मैंने 5 घंटे सोना है, अब पर मैंने सर 2 घंटे तो वेब सीरीज देख ली, बचे 3 घंटे सर मैं सो जाता हूं। यानी वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपना स्लीप टाइम को रिड्यूस करते हुए जाते हैं, जबकि उनको करना क्या चाहिए था, एंटरटेनमेंट बेटा तेरे एडवांस के सिलेक्शन के बाद भी हो सकता है, आईआईटी में पहुंचकर भी हो सकता है, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही कि अभी तेरे को एंटरटेनमेंट जरूरी है ना, उसका भी समय होता है। बट अपने स्लीप साइकिल को रिड्यूस मत किया करो। इस समय पर कोशिश करो बेटा 5 से 6 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही चाहिए। मतलब हो सकता है काफी बच्चों को सुन के लगे सर 5 घंटे, सर 6 घंटे, मैं तो 3 ही घंटे सो पाता हूं। बेटा देखना, अगर तू 3 घंटे या 2 घंटे की नींद ले रहा होगा तो कहीं ना कहीं तेरी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो लैग कर रही होगी। यानी हेल्दी रूटीन और स्लीप साइकिल पर सबसे ज्यादा एम्फेसिस करना है अगर आप इन सारी चीजों को अचीव करना चाहते हैं तो। सो आई होप कि आपको इस सेशन से बहुत हेल्प मिली होगी। अच्छा, जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए है कि मैं बहुत जल्द इसी चैनल पर वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। मतलब मैं क्या, पूरी मोशन ऑनलाइन की टीम स्टार्ट कर रही है। और मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक का पहला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, क्योंकि मेरे पास बेटा मिक्स रिस्पॉन्सेज आए हैं। कुछ बच्चे बोल रहे सर जीओसी से स्टार्ट करो, कुछ बच्चे बोल रहे सर आइसोमेरिज्म के वन शॉट से स्टार्ट करो। तो जो भी आपका ओपिनियन होगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है। जिस पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा वो चैप्टर के साथ सबसे पहले मैं हाजिर होऊंगा, चाहे जीओसी हो या आइसोमेरिज्म हो। सभी को अपना वोट नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप जीओसी से चाहते हैं या फिर आप आइसोमेरिज्म से चाहते हैं। इसके अलावा जो भी और क्वेरी आपकी रह जाती है, इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में प्रश्न उठते हैं, सभी चीजों को नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन के आंसर को रिप्लाई करने की। सो मेक श्योर आप इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि अब आपको इस चैनल पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलने वाला है। अभी तक तो हम लोग इंफॉर्मेटिव कंटेंट दे ही रहे थे, इसके साथ साथ अब हम लोग वन शॉट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले जल्दी। तो मेक श्योर आप इस चैनल के साथ बने रहें। और अगर ये सेशन आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प करता हो तो बेटा इस पर अटेंडेंस मार्क करना मत भूलिएगा, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मोशन है तो भरोसा है।